अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर खिदमत हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे बाय उमैरा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमने जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। यप, उसका घर आ गया था, गेट खुला हुआ था। मैं गाड़ी अंदर सीधी अंदर ले गया। मैंने खाला से कहा था मैं खुद चली जाती हूँ, मगर उन्होंने खुद ही इसरार किया था कि आप मुझे छोड़ आएंगे। हालांकि आपको जहमत नहीं देना चाहती थी। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखती हुई उसने पता नहीं क्यों सफाई पेश की। इससे पेशतर के वो दरवाज़ा खोलकर उतर जाती। मैंने हैंडल पर हाथ रख दिया। मैंने कोई जहमत नहीं की। तुम मेरी कज़न हो और पहले भी तो मैं तुम्हें छोड़ने आया करता था। तब तो तुम ऐसा नहीं कहती थी। पहले की और बात थी। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अचानक मशल बाहर आई थी। मैंने हैंडल से हाथ उठा दिया। महरीन दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। मशल सीधी मेरी तरफ आई। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसने मेरी तरफ वाला दरवाज़ा खोला और महरीन को मुखातिब किया। अच्छा किया महरीन, तुम किसी बहाने से इन्हें ले आईं, वरना ये साहब तो यहाँ आने पर तैयार ही नहीं होते। महरीन ने एक नज़र रुक कर हम दोनों को देखा और फिर कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब अंदर आओ तुम भी, मशल ने मुझे कहा था। नहीं यार, मुझे काम है, मुझे वापस जाना है। मैं 2 दिनों तक चक्कर लगाऊंगा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे 1-2 दिन बाद के चक्कर से। तुम अभी उतरो, आखिर मैंने भी दोपहर के लंच का कर्ज उतारना है। उस वक्त तो आराम से छोड़कर चले गए थे, मगर अब कहीं नहीं जाने दूंगी, उतरो नीचे। मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सका और मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। उसके साथ बातें करते हुए अंदर आ गया। नानी अम्मा कहाँ है, मैंने अंदर आकर पूछा था। अपने कमरे में है, मिलना चाहते हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसके साथ जब मैं नानी के कमरे में दाखिल हुआ तो महरीन वहीं थी। हमें देखकर कमरे से चली गई। देखें दादी अम्मी, आज आपके नवासे को पकड़ कर लाई हूँ, वरना ये तो आने पर तैयार ही नहीं था। मशल ने मेरा जैसे तारुफ करवाया था। मैं नानी अम्मा के पास बैठ गया। उन्होंने मेरा माथा चूमा। 1-1.5 माह के लिए आते हो, उसमें भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए पैगाम भिजवाना पड़ता है। मैं उनके शिकवे पर शर्मिंदा हो गया। नहीं नानी अम्मा, बस मसरूफियात ही इतनी होती हैं कि कहीं आने जाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैंने सफाई पेश करने की कोशिश की। हाँ भाई, बहुत मसरूफ़ हैं ये, हम जैसे फालतू लोगों से मिलने के लिए वक्त कहाँ से निकालें। इनसे मिलना तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए कि भाई अगर फुर्सत है तो एक नज़र हम गरीबों पर भी। मशल कुर्सी पर झूलती हुई कह रही थी। मैं उसकी बात पर मुस्करा दिया। जाओ मशल, असवद के लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। वो नानी अम्मा को की हदायत पर सर हिलाती हुई उठ गई। तुम्हारी माँ आई थी, कह रही थी तुम अगले हफ्ते जाने वाले हो, नानी अम्मा ने मुझसे कहा। हाँ, छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं मेरी, इसलिए। इतनी कम छुट्टियाँ लेकर क्यों आते हो नानी? ये इतनी कम छुट्टियाँ भी नहीं होती, 1 माह गुजार कर जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या रहूँ। मैंने तो तुम्हारी माँ से कहा है अब तुम्हारी शादी का सोचे। माशाल्लाह, अब तुम अच्छा खासा कमाने लगे हो, इस काबिल हो कि बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी उठा सको। ऐसी भी क्या जल्दी है नानी, अभी तो मुझे आज़ाद रहने दें 2-4 साल, फिर देखा जाएगा। और मैं कौन सा बूढ़ा होने हुआ जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ भी यही कह रही थी, तुम दोनों का दिमाग बराबर ख़राब है। वो कुछ खफस ही हो गई थी। आप नाराज़ ना हो, मैं सोचूंगा इस बारे में कुछ। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। पहले तो आप ख़ानदान की लड़कियों के बारे में कुछ सोचें। ख़ानदान में कौन सी ढेर ढेर लड़कियां हैं। अबरार की बच्चियां हैं तो उन्हें तो अबरार की बीवी अपने ख़ानदान में बहाने का ख्याल रखती हैं, और उसके ख़ानदान वाले भी यही चाहते हैं। असगर अपनी 2 बच्चियां ब्याह चुका है और तीसरी की बारी आने में अभी देर है। बाकी रह गई मशल, तो उसके लिए तो रिश्तों के अंबार लगे हुए हैं। हर हफ्ते 1-2 रिश्ते आ जाते हैं। मैं कुछ बेचैन हो गया था। क्या मामू ममानी ने उसके लिए कुछ सोच रखा है? अभी तक तो नहीं, इकलौती है ना, इसलिए वो शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि तालीम मुकम्मल कर ले फिर ही कुछ सोचें। मगर उसका कोई इतना मसला नहीं है, उसके लिए इतने रिश्ते हैं कि उन्हें इंतखाब करने में दुश्वारी होगी, वो बता रही थी। और महरीन भी तो है, उसके बारे में क्या सोचा आपने? मेरे सवाल पर नानी अम्मा के चेहरे पर एक साया लहराया। वो यकदम चुप हो गईं।
اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے ایک دو رشتے تلاش کیے تھے، مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بالکل باپ پر گئی ہے، نہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا نہ اس میں ہے۔ بات کرتی ہوئی یہ بھی نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر جوان کیا ہے، سوچا تھا یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر ایسی بدلحاظ ہو جائے گی۔ بچپن سے یہاں آتی ہے، یہاں تک کا کھاتی ہے، مگر یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ کوئی مرے کوئی جیے، اس کی بلا سے اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ساری ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے۔ اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ اسے برداشت کیے ہیں، ورنہ تو سب یہ چاہتے ہیں اس کی ماں اسے لے جائے اور خود ہی اس کی شادی کرے۔ مگر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا تو 2-4 سال اور سہی۔ نانی اس کے ہاتھوں کافی تنگ تھیں اور اس کی شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں اسے، اب وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آخر مشل بھی تو ہے نا۔ اسے کون سمجھاتا ہے، اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سہی مگر بیٹی کی تربیت اس نے اچھی کی ہے۔ مجال ہے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس لڑکی سے، یا کبھی کسی سے لڑی ہو۔ اللہ نے صورت بھی خوب دی ہے اور سیرت بھی، اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ صورت اچھی ہے اور نہ سیرت۔ لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن دیکھتے ہیں، اور اس میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مہرین اچھی ہے، بہت اچھی ہے، دادی تو خواہ مخواہ ہی پریشان رہتی ہیں۔ جب اس کی شادی ہونی ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں نا۔ مشل اسی وقت اندر داخل ہوئی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے، دیکھو کیسے پیار سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو کبھی مشل کا نام لے لوں تو آگ ہی لگ جاتی ہے اسے۔ میرا نام ہی ایسا ہے دادی، اس کا کوئی قصور نہیں، مشل نے ہنس کر کہا تھا۔ اب اس کا ذکر چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی کمپلژن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں بات کریں۔ اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا۔ رات کا کھانا میں نے وہیں کھایا، مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سب تھے۔ گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی انجوائے کیا تھا۔ کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی حس مزہ واقعی بہت اچھی تھی۔ وہ لطیفے سنا رہی تھی اور پورا لیونگ روم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بڑی زبردست نکال تھی۔ رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا اور میرے دل و دماغ پر مشل چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونے سے ہر چیز بہت مکمل اور بہت رنگین نظر آ رہی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے اس سے پوچھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑی آرام سے جلفریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے بلکہ خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد لیتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھائی، اگر پرپوز کرنا ہے تو واقعی ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی، میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ میں سب نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں نے بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔
महरीन के लिए हमेशा हमारी गुफ्तगू में कोई न कोई गुंजाइश रहती थी। हमें पता भी नहीं चलता था, हम उसके बारे में बात कर रहे होते थे। तुम्हें पता है आज महरीन आजकल क्या कर रही है? उसने अचानक मुझसे कहा। मैं अचानक खाना खाते रुक गया। दादी अम्मा पहले ही उसकी वजह से बहुत परेशान है, मगर अब वो जो काम कर रही है उसका उन्हें पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। शायद तुम उसे कुछ समझा सको। उसके लहजे में तशवीश थी। क्या कर रही है वो? मैंने परेशान होकर पूछा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में उसका एक अफेयर बहुत मशहूर है। पिछले काफ़ी अरसे से वो कई लड़कों के साथ फिरती रही है, मगर अब काफ़ी अरसे से वो एक लड़के के साथ रहती है। वो कई लड़कों के साथ फिरती रही है, मगर अब काफ़ी अरसे से एक लड़के के साथ रहती है। वो दोनों सारा दिन क्लासेस अटेंड करने के बजाय यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे रहते हैं या फिर होटलिंग करते रहते हैं। उस लड़के की शोहरत भी अच्छी नहीं है, मगर महरीन को पता नहीं उसमें क्या नज़र आता है। उसकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आखिर को वो मेरी कज़न है और यूनिवर्सिटी में ये सब बातें सब जानते हैं। मैंने अभी तक ये बात दादी से छुपाई है, हालांकि वो मुझसे कहती रहती हैं कि मैं मेरीन के बारे में सब कुछ उन्हें बताती रहूं, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी जासूसी करती फिरूं। इसलिए मैं दादी के सामने तो सब अच्छा है का ढोंग रचाए रखती हूँ, मगर दर हकीकत बहुत परेशान हूँ। जल्द या बदीर ये बात घर तक पहुँच जाएगी, फिर वहाँ एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मुझे महरीन की फ़िक्र है, इसकी परवाह है, मगर वो ये बात नहीं समझती। प्लीज़ तुम एक बार उससे इस सिलसिले में ज़रूर बात करो, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। लेकिन मशल मैं उसे क्या कहूँगा? और फिर हमारी जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो अब नहीं है। अब तो वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। मैंने अपनी पोजीशन वाज़ह की थी। फिर भी अस्वत तुम मुझसे बात करो। मशल तुम खुद उससे बात नहीं करती क्यों? अस्वत वो कभी भी मेरी बात पर अमल नहीं करेगी, वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जो आदमी गलती करे उसे ठोकर लगनी ही चाहिए। अगर इसे खुद अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं तो तुम या मैं उसे क्या समझाएं? मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, मगर वो मेरी बात पर बिगड़ गई। यानी तुम्हारे मतलब है कि हम उसे अंधे कुएं में गिरने दें? कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। और मुझे तुमसे भी बड़ी मायूसी हुई है अस्वद। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी खुदगर्जी नहीं दिखाओगे, और वो भी महरीन के बारे में। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मैंने एकदम हथियार डाल दिए थे। वो महरीन के लिए परेशान थी और ये परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। और लोग कहते हैं कि अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। मैंने खाना शुरू करते हुए सोचा। मैं अभी तक ये बात दादी से छुपाई, हालांकि वो मुझे कहती रहती हैं कि महरीन के बारे में उन्हें बताऊं। मुझे महरीन की फ़िक्र है, उसकी परवाह है, मगर वो ये बात नहीं समझती। प्लीज़ तुम एक बार इस सिलसिले में ज़रूर बात करना, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। लेकिन मशल मैं उसे क्या कहूँगा? वो महरीन के लिए वाकई परेशान थी और मुझे उसकी परेशानी अच्छी लग रही थी। अगले दिन चंद दिन में वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ रहा और महरीन से नहीं मिल सका। जिस रात मुझे लंदन वापस जाना था, उस रात मैं मशल के घर गया था। मशल से मैं एक दिन पहले ही मिल चुका था, क्योंकि उसे अपनी खाला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए क्वेटा जाना था। नावनी अम्मा से मिलने के बाद मैंने उससे महरीन के बारे में दरियाफ्त किया। अपने कमरे में होगी, उसका कौन सा कोई ठिकाना है, उन्होंने कहा। फिर मैं ज़रा उससे मिलकर आता हूँ। हाँ, जाओ मिल आओ। मैं ऊपर की मंजिल पर चला आया। आहिस्ता से मैंने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी थी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वो हैरान हुई थी। सफ़ेद शलवार कुर्ते में दुपट्टे से बन्यास, वो कोहनियों तक आस्तीनें चढ़ाए हुए खिलाफ़ मामूल बहुत अच्छी लग रही थी। आए। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं अंदर चला गया। सादा सा बेतरतीब कमरा उसकी अपनी शख्सियत का अक्कास था। कमरे में एक कारपेट बिछा था और इस पर कुशन रखे हुए थे। साइड की दीवार में लगे हुए रैक्स किताबों से भरे हुए थे। कारपेट के एक ऊपर वाले कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थीं और कुछ कागजात और फाइलें भी थीं। कमरे के वस्त में रखी हुई तपाई पर चाय का एक भरा हुआ मग पड़ा था। दीवारें छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी हुई थीं। दीवार के पास रखे स्टीरियो में बहुत मध्यम आवाज़ में कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। मैंने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया था। वो इतनी देर में कुशन्स पर रखा हुआ दुपट्टा उठा चुकी थी। अच्छा है, तुम्हारा कमरा काफ़ी अरसे बाद देखा है मैंने। उसने मेरे तबसरे पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। क्या बैठने को नहीं कहोगी? बैठें, उसने एक कुशन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया।
मैं आज वापस जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ। कारपेट पर बैठते हुए मैंने कहा। मैं जानता था कि वो हैरान होगी क्योंकि पहले कभी मैं उसे खुदा हाफिज़ नहीं कहने आया था। मैंने उसे देखा था और बहुत अचानक हम दोनों की निगाहें मिलीं। बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। उसकी नज़र बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आँखों को आप आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने दोबारा उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है और मैं उससे नज़र मिला नहीं सकता था। क्या मसरूफ़ियात हैं तुम्हारी? मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो बात करने आए हैं वही करें? उसका कियास गज़ब का था। तुम जानती हो मैं क्या बात करने आया हूँ? मैंने उससे पूछा। मुझे गैब का इल्म नहीं आता, उसने बेतासुर लहजे में कहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। महरीन, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अब भी तुम्हें अच्छा दोस्त ही समझता हूँ, इसलिए तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी इज़्ज़त पर हर्फ़ आए। तुम बहुत अच्छी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा तुम्हें अच्छा ही समझें सब। मैं जानती हूँ मैं अच्छी हूँ और मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपके या किसी और के सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे मेरी इज़्ज़त पर हर्फ़ आए। इसका अंदाज़ बहुत पुरसुकून था। और ये जो तुम फ़ज़ूल लड़कों से दोस्ती किए हुए हो वो क्या है? क्या इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने भला-आखिर दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया, मगर उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। वो खामोशी से मुझे देखती रही और बोली, हर इंसान को हक़ है कि वो मुझे दूसरों के बारे में राय दे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको फ़ज़ूल लगे वो मुझे भी लगे। और मुझे लोगों की काफ़ी पहचान है। मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि ये तय कर सकूँ कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। लेकिन लड़कों से दोस्ती क्या ज़रूरी है? अगर लड़कों से दोस्ती ज़रूरी नहीं है तो आपसे भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं लाजवाब हो गया। देखो, अगर इस किस्म की कोई खबर घर पहुंच गई तो तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है। मैंने उसे धमकाया था। पहली दफ़ा उसके चेहरे के तासुरात बदले। खबरदार खबरदार करने के लिए शुक्रा, मगर असफत अली, आप मेरे गार्डियन हैं, न गॉडफादर, और ना ही मैंने आपसे कोई मशवरा मांगा है, इसलिए आप अपने ही मशवरे अपने पास रखें। आप मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया। हैव ए सेफ फ्लाइट। वो साफ लफ्ज़ों में मुझे जाने का कह रही थी। मैं खड़ा हो गया। इससे ज़्यादा इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ कहे बगैर मैं कमरे से निकल आया। उस रात पाकिस्तान से लंदन की फ़्लाइट में मैं महरीन के बारे में ही सोचता रहा। जिन लोगों को खुद अपनी परवाह नहीं होती, कोई दूसरा उनसे क्या कर सकता था? यही गलत उसके बाप ने की थी, यही गलती वो कर रही थी। अच्छा हुआ खाला ने उनके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने सोने के लिए आँखें बंद करते हुए सोचा। मशअल को ख़त के ज़रिए इससे होने वाली बातचीत से आगाह कर दिया था, मगर वो अभी भी मुझसे शिकायत थी। उसे लगता था मैंने उसे अब दिल से समझाने की कोशिश नहीं की। वो महरीन के बारे में बहुत परेशान थी। उसका हर ख़त महरीन के किसी नए कारनामे का तज़किरा ज़रूर होता था। फ़िलहाल घर वालों का महरीन की कोई बात नहीं पहुंची थी, मगर मैंने उसे कह दिया है कि वो अपने अब्बू को महरीन के बारे में बता दे, इससे पहले कि पानी सर से गुज़र जाए। मगर उसका जवाबी ख़त झिड़कों से भरा हुआ था। उसने लिखा था कि मुझे ऐसा मशवरा देती हुई शर्म आनी चाहिए कि तुम महरीन की ज़िंदगी तबाह करना चाहते हो। तुम मर्द औरत की कोई गलती छुपा कैसे कहाँ सकते हो? तुम चाहते हो मैं अपने हाथों इसके मुँह पर स्याही मल दूँ? ख़त में और भी बहुत कुछ था, मगर मुझे अपने मशवरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। मशअल जज़्बाती होकर सोचती थी और मैं हकीकत पसंद था। सो मैंने अम्मी को फ़ोन करके पूरी सूरत-ए-हाल बता दी थी, मगर वो इस बात पर यकीन करने को तैयार न थीं। तुम्हें और मशअल को ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, महरीन ऐसी हो ही नहीं सकती। उनकी एक ही रट थी। मैंने उन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम होकर मौज़ू बदल दिया। ठीक है, मुझे क्या, मैं क्यों अपना वक़्त और दिमाग ज़ाया करूँ? जब नतीजा उनके सामने आएगा तो खुद ही उन्हें पता चलेगा कि किसको गलतफ़हमी थी। मैंने सोचा था। 4 माह बाद अचानक मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान हो गई। ये बात खिलाफ़ तवक्को थी, मगर बहरहाल मेरे लिए खुशी का बाइस थी कि इतनी जल्दी मुझे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मैं कराची आ गया था क्योंकि मुझे कंपनी के हेड ऑफ़िस में काम करना था। मैंने अपने ऑफ़िस का चार्ज ले लिया और अपने आप को काम में उलझाना शुरू कर दिया। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मैं अपने ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ सँभालता गया। लंदन की निस्बत पाकिस्तान में काम का प्रेशर ज़्यादा था। मुझे यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता था और रात गए तक मैं फिर भी अम्मी और मशअल से तकरीबन रोज़ बात करता था, और ये तो जैसे मेरी रूटीन में शामिल हो गया था।
میں ہر ویکینڈ لاہور کا ایک چکر ضرور لگا دیا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی تک رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا، ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے بھی کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے کہا، اسود مجھے آج تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ مہرین کو میں اپنی بہو بناؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ، میں ایسا کچھ کر سکوں، اور تم اس قابل ہو گئے ہو، اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے، وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس۔ میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر امی نے کہا تھا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے۔ بچپن کی بات بچپن میں ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں، مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایک ایسی لڑکی چاہیے جو صاف کو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور معاف کیجیے گا آپ کی بانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان میں عزت ہے نہ خاندان کے باہر، اور آپ کو پتہ ہے نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر تھوپنا چاہتی ہیں۔ امی نے میرے بات سننے کے بعد کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس سے شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آ لے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کمی کا رونا میرے آگے رو چکی ہیں تو کبھی یہ جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ سو فار ناؤ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، ہر ایپیسوڈ کی ویڈیو آدھے گھنٹے کے اندر ہو، تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں بہت زیادہ زحمت نہ فیس کرنی پڑے، اور جو لوگ مصروف ہوتے ہیں اگر وہ روٹین بنائیں ڈیلی 1 ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے ایزی رہے۔ سو فار ناؤ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اینڈ پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل، اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اینڈ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔